नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। वक्त आगे का एजेंडा का, जिसमें आज विस्तार से चर्चा महा एग्जिट पोल की, आंकड़ों की, क्योंकि अब इंतजार कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कल नतीजों का दिन है। और आइए अब विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। कल महाराष्ट्र और झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले, लेकिन सरकार बनने से पहले महाराष्ट्र में हलचल बहुत तेज हो गई है। महायुति, महाविकास आघाड़ी दोनों अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही हैं, लेकिन ज्यादातर जो एग्जिट पोल हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो महायुति की ही सरकार बन सकती है। इस स्थिति को और साफ करने के लिए हम आपके लिए दो और एग्जिट पोल के आंकड़े लेकर आए हैं। ये दोनों एग्जिट पोल उन एजेंसीज के हैं जिनका पुराना रिकॉर्ड जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर माना जाता है। इन्होंने 20 तारीख को एग्जिट पोल की जब भीड़ सामने आ रही थी उस दौरान नहीं, बल्कि उस भीड़ से खुद को अलग करके नतीजों से ठीक एक दिन पहले अपने नंबर जारी किए हैं। इन दोनों का जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी गठबंधन की जबरदस्त वापसी के संकेत दे रहा है। मतलब ये कह रहा है कि महायुति की सरकार महाराष्ट्र में वापसी करने वाली है। तो पहले देख लीजिए नया नंबर क्या आया है और फिर बताएंगे ये नंबर आ कहां से रहे। एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। बटेंगे तो हे जर वोट जिहाद करणार असतील तर आता वोटांचं धर्मयुद्ध करण्याची वेळ। महाराष्ट्र में नारों का शोर थम चुका है, पब्लिक का फैसला भी हो चुका है। अब इंतजार शनिवार की सुबह का है, जब देश को ये पता लगेगा कि महाराष्ट्र में किसकी बनने जा रही है सरकार। लेकिन उसके पहले फाइनल एग्जिट पोल सामने आया है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति को प्रचंड जीत मिलने जा रही है। बीजेपी गठबंधन को 178 से 200 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 82 से 102 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 6 से 12 सीटें जा सकती हैं। वोट शेयर की बात करें, महायुति को 48%, एमवीए को 37%, अन्य को 15% वोट जा सकता है। एग्जिट पोल के आंकड़ों से महायुति गदगद है और मुंबई से लेकर दिल्ली तक सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। कोई कांटे की टक्कर नहीं, बड़ा स्पष्ट और मजबूत बहुमत लेकर महायुति सरकार स्थापित करेगी। 100% महायुति की गवर्नमेंट बनेगी। आज ही टुडेज चाणक्य ने भी अपना नंबर जारी किया है। टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल कहता है बीजेपी गठबंधन को 175, महाविकास आघाड़ी को 100, अन्य को 13 सीटें मिल सकती हैं। तो एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल ये कह रहा है कि मुंबई, जो कि उद्धव गुट की शिवसेना का गढ़ माना जाता रहा, उस गढ़ में बीजेपी ने बड़ी सेंध लगा दी है। एग्जिट पोल ये कह रहा है कि थाने में शिंदे ही शेर है, और जिस इलाके को शरद पवार का इलाका माना जाता है, एग्जिट पोल के मुताबिक वो इलाका अब अजीत पवार का इलाका है। एक्सिस माई इंडिया ने पार्टी वाइज ब्रेकअप भी जारी कर दिया। इसके मुताबिक महायुति की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को 98 से 107 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि शिंदे की शिवसेना को 53 से 58 और अजित पवार की एनसीपी को 25 से 30 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। इन तीनों का आंकड़ा 178 से 200 तक जाकर पहुंच रहा है। महाविकास आघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस को 28 से 36, उद्धव की शिवसेना को 26 से 32, शरद पवार की एनसीपी को 26 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। वैसे महाविकास आघाड़ी ने उम्मीद नहीं छोड़ी है और सुबह से पार्टी के नेता एग्जिट पोल के नंबर पर सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, ये क्लियर हो चुका है और हम 25 तारीख को महाविकास आघाड़ी सरकार बनाएंगे। जबकि एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल का ये आंकड़ा बताता है कि कांग्रेस के कार्ड पर बीजेपी की रणनीति भारी पड़ गई है। बीजेपी का नारा भारी रहा। एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं ये तो सबको पता है कि वो हमारी सरकार बनेगी दोनों जगह, महाराष्ट्र और झारखंड में। तो एकदम साफ है कि महाराष्ट्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। अब जरा रीजन वाइज जो आंकड़े आए हैं उसकी कहानी समझिए। जिस मुंबई में उद्धव की शिवसेना को मजबूत माना जा रहा था, वहां की 36 सीटों में से 22 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिलने का अनुमान है। कांग्रेस, उद्धव और शरद पवार के गठबंधन को सिर्फ 14 सीटें।
मुंबई का ये रुझान बताता है कि बीजेपी के साथ मिलकर शिंदे की सेना ने उद्धव की सेना को पीछे कर दिया है। पड़ोस के कोंकण और ठाणे रीजन की 39 सीटों के एग्जिट पोल में भी बीजेपी गठबंधन को ही बढ़त है। ये शिंदे का इलाका है। यहाँ महायुति को 24, कांग्रेस गठबंधन को 13 और अन्य को 2 सीट मिलने का अनुमान है। पश्चिम महाराष्ट्र, जो कि पवार परिवार का गढ़ माना जाता है, जहाँ शरद पवार की सियासत का सिक्का चला करता था, वहाँ का एग्जिट पोल भी चौंकाने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे चाचा को मात देकर उनकी विरासत को भतीजे अजित पवार ने संभाल लिया है। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कहता है कि 58 सीटों में से पश्चिम महाराष्ट्र की 36 सीटें बीजेपी गठबंधन को जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 21 सीटों का अनुमान है। अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि महाराष्ट्र के हर रीजन में बीजेपी गठबंधन को बढ़त है। और देखिए, नतीजों से पहले महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी जो है वो तेज हो चुकी है। उद्धव गुट के नेता हैं, सांसद हैं शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत, उनका बयान सामने आया है। जीते हुए विधायकों के ठहरने का इंतजाम किया है, ये संजय राउत कह रहे हैं। मुंबई के होटल में खोखे का भी डर है। चुनाव नतीजों में महाविकास आघाड़ी को बहुमत मिलेगा। संजय राउत की तरफ से महाविकास आघाड़ी की जीत और कैसे अपने चुने हुए विधायकों को बचाने के लिए इंतजाम महाविकास आघाड़ी की तरफ से किए जा रहे हैं, उसको लेकर ये बयान सामने आया संजय राउत का। सुनिए। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा ये लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। संजय राउत को आप सुन रहे थे। और आइए अब जरा आगे विस्तार से जो महा एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उसी के बारे में आपको जानकारी दे देती हूं। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल का ये आंकड़ा वोट परसेंटेज क्या कह रहा है, इसकी जरा तस्वीर आप देखिए। वोट परसेंटेज एक्सिस माई इंडिया का ये कह रहा है कि जो महायुति है उसके खाते में 48% वोट शेयर और जो महाविकास आघाड़ी है उसके खाते में 37% वोट शेयर, मतलब करीब 11% वोट शेयर के मामले में जो महायुति है वो महाविकास आघाड़ी पर बढ़त बनाए हुए, अन्य के खाते में 15% वोट शेयर जाता हुआ क्लियर कट यहां पर महायुति जो है उसकी जबरदस्त वापसी महाराष्ट्र की सत्ता में होने वाली है। ये एक्सिस माई इंडिया वोट शेयर का आंकड़ा संकेत दे रहा है। और ऐसे में एक्सिस माई इंडिया वोट शेयर के मामले में जिस तरीके की बढ़त दे रहा है, महायुति को सीटों के मामले में कहां पहुंचा रहा है। 178 से 200 सीटें महायुति के खाते में जा सकती है। महा एक्सिस जो माई एक्सिस है उसका ये एग्जिट पोल का आंकड़ा बता रहा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 82 से 102 सीटें जा सकती है, अन्य के खाते में 6 से 12 सीटें जा सकती है। तो जिस तरीके से 48% वोट शेयर की बात महायुति के लिए वो सीटों में कन्वर्ट होकर 178 से 200 सीटें 288 में से महायुति के खाते में जा सकती है। महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच सीटें कैसे बट रही हैं, अब जरा ये समझ लीजिए। आप जो ब्रेकअप सामने आया है वो क्या कह रहा है। बीजेपी गठबंधन 178 से 200, कांग्रेस के खाते में 28 से 26 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जो शिवसेना उद्धव गुट है 26 से 32 सीटें, एनसीपी शरद गुट के खाते में 26 से 30 सीट और कांग्रेस प्लस का ये आंकड़ा जो है वो बैठता है 82 से 102 का। तो ये एक ब्रेकअप है जो महाविकास आघाड़ी का है, जिसमें कांग्रेस 28 से 36 सीटें, शिवसेना उद्धव गुट के खाते में 26 से 32 सीटें और एनसीपी शरद गुट के खाते में 26 से 30 सीटें जा सकती हैं। तो महाविकास आघाड़ी कुल 82 से 102 का ये आंकड़ा यहीं पर सिमट कर रह जाएगी। महाविकास आघाड़ी ये एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में आंकड़ा दिया गया है। और वहीं महायुति में जो शामिल पार्टियां हैं उन्हीं किस हिसाब से सीटें मिल रही हैं, वो जो 200 तक सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है महायुति के लिए, इसमें अपने दम पर ही बीजेपी जो है वो 98 से 107 मतलब 100 का आंकड़ा तो बीजेपी अपने दम पर ही हासिल कर लेगी। शिवसेना शिंदे गुट के खाते में 53 से 58 सीटें आ सकती हैं और एनसीपी अजीत गुट जो है 25 से 30 सीटें जीत सकता है। तो ये पूरा ब्रेकअप महायुति का जो सामने आया है एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल का ये बड़ा आंकड़ा। हम सीधे जरा रुक करते हैं। राजनीतिक मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपका परिचय मैं करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल जी मौजूद हैं इस वक्त और साथ ही एनसीपी शरद गुट के प्रवक्ता महेश चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। महेश चौहान जी से ही शुरुआत करेंगे। सर, ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं और अभी कल तक तो इन्हीं एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से ही चर्चा करनी होगी। अगर इन्हीं को कल के हिसाब से एग्जैक्ट पोल माना जाए तो फिर तो सवाल यही है सर, कहां कमी रह गई?
रुबानिया जी नमस्कार। देखिए कैसे है कि ये जो कमी कहाँ रह गई, ये सवाल मैं पोलस्टर एजेंसीज को पूछना चाहूंगा। अच्छा। पोलस्टर एजेंसीज ने ये जो सर्वे किए हैं, एग्जिट पोल्स किए हैं, उनकी मतलब उनका सम्मान रखते हुए, उनकी मेहनत का, उनके प्रयासों का, उनकी जो निपुणता है जिसका उन्होंने उपयोग किया, वो सबका मैं सम्मान करके मैं उन्हें ये सवाल पूछना चाहता हूँ पोलस्टर एजेंसीज को कि पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जो सर्वेस हुए थे, जो एग्जिट पोल्स आए थे, वो सब गलत साबित हुए थे। 400 पार के नारे उन्होंने दिए थे, एग्जिट पोल में भी बताया गया कि 400 पार जाएगी बीजेपी और एनडीए, लेकिन वो 290 तक रुक गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि क्या गलतियां हुई थी। देखिए पिछले समय भी उन्होंने इतनी प्रयास किए होंगे, इतनी मेहनत की होंगी, इतनी निपुणता का उपयोग किया होगा, फिर भी गलतियां हुई, तो वो गलतियां क्या थी, वो गलतियां क्या अभी न हो और वो गलतियां सुधारने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए, ये जानना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर महेश जी, आप इन आंकड़ों को खारिज कर रहे हैं ना, आप इन आंकड़ों को खारिज कर रहे हैं। मैं गोपाल अग्रवाल जी का रुख करती हूँ। गोपाल अग्रवाल जी, लेकिन अगर इन्हीं आंकड़ों के आधार पर बात की जाए सर, अब एग्जिट पोल का आंकड़ा है, चर्चा तो हमें इसी पर करनी है, आधार इसी को बनाना है, तो यहाँ जो माई एक्सेस का वोट शेयर वाला मामला सामने निकल कर आ रहा है सर, वो महायुति को 48% वोट शेयर और महाविकास आघाड़ी को 37% वोट शेयर, जबकि अभी 4 महीने पहले जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें तो वोट शेयर के मामले में महायुति और महाविकास आघाड़ी करीब करीब बराबरी पर थी। और सीटों के लिहाज से तो हमने देखा कैसे महाविकास आघाड़ी के खाते में 30 लोकसभा की सीटें चली गई थी और महायुति के खाते में 17 ही लोकसभा की सीटें आई थी। तो फिर ये तस्वीर अब जो बिल्कुल पलटी हुई और महायुति के फेवर में नजर आ रही है, इसकी वजह आपको क्या लगती है? इतना डिफरेंस वोट शेयर का, इतनी बड़ी लीड महायुति कैसे? देखिए, जो 2024 के इलेक्शन से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे अभी स्टेट इलेक्शन को, तो 2-3 चीजें हमें बहुत स्पष्ट रूप से देखनी पड़ेगी, क्योंकि 2024 का जो सेंट्रल इलेक्शन था उसके ऊपर भी काफी गहनता से पार्टी ने और सभी लोगों ने चिंतन किया। उसमें कुछ फॉल्स नैरेटिव अपोजिशन ने खड़े किए थे। एक तो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सब ग्रुप ने मिलकर उस फॉल्स नैरेटिव को पूरी तरह से कि संविधान बदल दिया जाएगा, ऐसे जो फॉल्स नैरेटिव थे उनको खत्म किया, उनको काउंटर किया और वह इफेक्टिवली काउंटर हुआ है ग्राउंड लेवल पे। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि जो इनके खोखले प्रॉमिसेस थे अपोजिशन के, जो फॉल्स प्रॉमिसेस थे डिफरेंट स्टेट्स के इलेक्शंस में, चाहे हिमाचल को ले लें, कर्नाटक को ले लें और जगह पे ले लें, तेलंगाना को ले लें, जहाँ पे अपोजिशन की सरकारें आई प्रदेश में, वहाँ पे जो प्रॉमिसेस थे उसमें पूरी तरह से अपोजिशन विफल रहा इम्प्लीमेंट करने के लिए। तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के अंतर्गत जिस तरह से डिफरेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया है ग्राउंड लेवल पे, चाहे वह 4 करोड़ लोगों को घर का उपलब्ध कराना है या जो जन कल्याणकारी योजनाओं का ग्राउंड लेवल पे पहुंचाना है, उसको लोगों ने स्पष्ट रूप से देख लिया। और इन तीनों चीज़ों का कंबाइंड इफेक्ट ये हुआ कि लोगों के ध्यान में आ गया कि अगर भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा होना है, मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा होना है, एकजुट राष्ट्र के रूप में खड़ा होना है, तो वह मोदी जी के नेतृत्व में ही वह ऐसी सरकार मिल सकती है। आपने बिल्कुल क्लियरली सर 3 पॉइंट्स यहाँ पर रख दिए। इसी पर आगे मुझे लगता है हम जरा महेश जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में ये जो सियासी हलचल तेज हो गई है ना, इस पर एक बड़ी खबर ये मिल रही है कि बारामती और पुणे वाला जो इलाका है, वहां अजीत पवार के चेहरे के साथ बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए और इन पोस्टर्स में अजीत पवार को महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री ये बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री अजीत पवार। और ऐसे में ये वो पोस्टर्स हैं जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। बारामती, पुणे में ये पोस्टर लग गए हैं जिसमें अजीत पवार को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाया जा रहा है। तो महायुति या महागाड़ी, कल आखिरकार किसकी बारी? नतीजों के दिन कल का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस सब के बीच मुझे लगता है जरा जल्दी से महेश जी का रुख करते हैं। महेश जी, ये महत्वाकांक्षा है अजीत पवार की, और क्या अगर नंबर गेम उलझता है तो यही महत्वाकांक्षा अजीत पवार की महाविकास आघाड़ी के काम आ सकती है क्या सर? नहीं, पहली बात तो मुझे ऐसे लगता है ये जो बैनर्स लगे हैं उससे मुझे ऐसा लगता है कि जो आंकड़े एग्जिट पोल में दिख रहे हैं 107 तक बीजेपी के, वो अजीत पवार मानने को तैयार नहीं। अजीत पवार के आंकड़े दिख रहे हैं 25-30 और वो मुख्यमंत्री बनने के सपने उनके कार्यकर्ता देख रहे हैं। फिर वो उनकी बात है। आप अभी सेकंड जो आपने पूछा सवाल कि क्या वो महाविकास आघाड़ी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, देखिए महाविकास आघाड़ी की सत्ता भी अगर आती है ना तो महाराष्ट्र में होगी,
केंद्र में नहीं होगी। केंद्र में बीजेपी की सत्ता है और जो जांच एजेंसीज है वो बीजेपी के साथ रहेगी। तो मुझे नहीं लगता जब तक केंद्र में बीजेपी की सत्ता है तब तक अजित पवार जी महाविकास आघाड़ी की तरफ आएंगे। ठीक है, लेकिन जो पहला पॉइंट था आपका बड़ा दिलचस्प पॉइंट था, मुझे लगता है उसी पर जरा गोपाल जी का एक रिएक्शन लेते हैं। गोपाल जी, ये भावी मुख्यमंत्री अजित पवार को बताने वाले पोस्टर और कहां तो जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है उसके हिसाब से अपने दम पर बीजेपी 98 से 107 और शिंदे गुट जो है वो 53 से 58, तो फिर ये अजित पवार और उनके समर्थक कैसे अजित पवार को भावी मुख्यमंत्री जो हैं वो पोस्टर्स में दिखा रहे हैं सर? क्या उन्हीं को विश्वास नहीं है कि बीजेपी इतना बढ़िया प्रदर्शन करने वाली है, एक नाथ शिंदे की पार्टी इतना बढ़िया प्रदर्शन करने वाले हैं? कैसे अजित पवार खुद को किंग मेकर के तौर पर देखकर वो सीएम इन वेटिंग की जो अपनी तमन्ना थी उसको इस बार पूरा करने का सपना पाल रहे हैं? नहीं, देखिए, राजनीति में सबको एस्पिरेशंस रखने होते हैं, रखते भी हैं और सबको हम स्पेस भी देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सभी पॉलिटिकल पार्टीज या जो कार्यकर्ता है उनका एस्पिरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज एस्पिरेशन नहीं होगा, किसी तरह अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो राजनीति में आगे बढ़ेंगे नहीं। इसलिए सबको स्पेस देने की, सबको आगे बढ़ने की पूरी तरह से छूट होती है राजनीति में। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन है, अब पूरी तरह से स्पष्ट है कि ये गठबंधन का धर्म सबको निभाना पड़ेगा। और गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इलेक्शन के बाद जो बैठ के तय किया जाएगा, पहले कोई तय नहीं है कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, उसके बाद सामूहिक रूप से डिस्कशन होगा कौन कैसे जीता है। नहीं तो यही जो खुला मैदान छोड़ दिया ना, क्या इसी वजह से यहाँ कंफ्यूजन ज्यादा नजर आती है और हर किसी की महत्वाकांक्षा जो है वो कुलाचे भरती हुई नजर आ रही है? इसीलिए तो सवाल है ना सर कि ये सीएम की कुर्सी पर दावेदारी, इस पर फुल स्टॉप लग जाती अगर पहले ही चुनाव में जाने से पहले एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री जो हैं, जो सीएम की कुर्सी के चक्कर में ही पाला बदलकर महाविकास आघाड़ी को छोड़कर महायुति में आए थे, उन्हीं के चेहरे पर आप चुनाव लड़े, उन्हीं का नाम आगे कर देते, तो फिर इस तरीके की महत्वाकांक्षा के चक्कर में पोस्टर तो नहीं लगे हुए नजर आते और ये सिर्फ फुटअव्वल की बातें तो नहीं की जाती महायुति में सीएम की कुर्सी को लेकर। मैं आऊंगी सर, हम इस पर चर्चा बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले ये जो महाराष्ट्र का एग्जिट पोल आया है, एक्सेस माई इंडिया वाला, इसमें सीएम की पसंद कौन? इस सवाल के जवाब में जरा ये आंकड़े देखिए आप किस तरीके से। एक नाथ शिंदे 31% लोगों की पसंद के तौर पर सबसे आगे इस रेस में नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस बहुत पीछे 12% लोगों की ही पसंद नजर आ रहे हैं दूसरे नंबर पर, लेकिन डिस्टेंट टू इस वक्त देवेंद्र फडणवीस इस एग्जिट पोल के आंकड़े में नजर आ रहे हैं बतौर सीएम फेस की पसंद के। नितिन गडकरी नाम भी इसमें नजर आ रहा है 2% के साथ। अजित पवार जिनके समर्थन में वो पोस्टर लग गए, जिनको कहा जाता है कि एक तरीके से परमानेंट सीएम इन वेटिंग महाराष्ट्र की राजनीति में है, उनके भी सिर्फ 2% लोग पसंद कर रहे हैं। बीजेपी से अन्य कहने वाले 5% हैं। और उद्धव ठाकरे 2.5 साल जिन्होंने महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी पर बैठे, जिन्होंने महाराष्ट्र की सरकार चलाई, उनको देखिए 18% लोग पसंद कर रहे हैं। शरद पवार के नाम पर 5% लोग मोहर लगा रहे हैं। कांग्रेस से आने वाले नाना पटोले 2% लोगों की पसंद, कांग्रेस से अन्य 10% लोगों की पसंद। लेकिन यहां पर क्लियर कट एक नाथ शिंदे जो हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे बड़ी पसंद सामने आ रहे हैं। तो ये तो जन भावना है ना गोपाल जी, एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, ये तो जन भावना है। फिर क्यों बीजेपी की तरफ से ये पेंच अटका दिया गया कि नहीं, पहले हम घोषणा नहीं करेंगे एक नाथ शिंदे के नाम की? देखिए, अगर उस तरह पहले घोषणा कर दें तो न सूत न कपास, जुलाओं में लट्ठा लट्ठी वाली बातें हो जाती हैं। गठबंधन में जो जिस तरह की परफॉर्मेंस होती है, सभी चीज़ें पार्टी देखती है, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, कि कौन जीतता है, विधायकों की क्या मर्जी है, क्योंकि अल्टीमेटली चीफ मिनिस्टर का सिलेक्शन तो विधायक करते हैं। पार्टी एक तरीके से आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देती है, ग्राउंड लेवल पे कैंपेन करती है। और अगर शिंदे साहब का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता तो हमें पता है उनका अच्छा था, तभी तो इतनी हमें उनके कार्यकाल बहुत अच्छा रहा पीछे, और उसी की पसंद भी है लोगों को, इसीलिए उनको हमने अपना यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के रूप में, हमारे कैंडिडेट भी वो पहले मतलब रहे पूरे, तो चीफ मिनिस्टर रहे, उनके कार्यकाल अच्छा था, लोगों ने उसको पसंद किया। ये तो ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन अल्टीमेटली सभी पार्टी क्या परफॉर्म करती है, एमएलए की क्या मर्जी है, ठीक है, तो वो कोई रूल आउट तो कोई नहीं कर रहा है कि वो नहीं बनेंगे या ये नहीं बनेंगे, ठीक है पहले। और सबसे बड़ी बात महेश जी लेकिन मुझे लगता है आपको तो इस बात को लेकर परेशान थोड़ा सा होना चाहिए ना सर, कि एक नाथ शिंदे जो है 31% और वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के जो नेतृत्व कर रहे थे सीएम थे उद्धव ठाकरे सिर्फ 18%। और यही बात महायुति की तरफ से कही जाती है कि सर 2.5 साल तक इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार चलाई, और कहां से चलाई, कमरे से बाहर ही नहीं निकले, मातोश्री में बैठे रहे। महेश जी
रोमाना जी, यही तो मैं कहना चाह रहा था थोड़ी देर पहले कि ये पोलिंग जो एग्जिट पोल है उसमें जो कमियां है वो ये दिखाती है। देखिए, जिस जनता से ये पूछा गया कि उन्हें कौन मुख्यमंत्री चाहिए, उसी जनता से ये भी पूछा गया कि किसको कितनी सीटें आएगी। तो वही जनता एकनाथ शिंदे जी को 31% वोट दे रही है उनको सीएम बनाने के लिए, लेकिन वही जनता उन्हें सिर्फ 50 से 53 सीटें दिखा रही है। तो ये मेल नहीं खाता कि अगर जनता के मन में एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री होने चाहिए तो बीजेपी की जगह पे उन्हें 80 सीट्स दिखाने चाहिए थे, जिसकी ज्यादा बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एकनाथ शिंदे जो है वो 81 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। किसकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है इसका भी तो आकलन करेंगे ना आप। ऐसे ही थोड़ी कि जनता कुछ भी कह देगी सर। जनता जो है वो सेंसिबली अपनी बात रखेगी ना। जनता 81 सीटों पर एकनाथ शिंदे की तरफ से चुनाव लड़ा जा रहा है और आपके हिसाब से जनता को एकनाथ शिंदे की पार्टी को 100 सीटें दे देनी चाहिए। रोमाना जी सुनिए रोमाना जी, मैं जनता के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसको पोलस्टर एजेंसीज है उनके बारे में बात कर रहा हूँ। यही मैं बोल रहा हूँ कि कमियां है। अगर उन्हें 50 सीट्स देने के बाद उनको अगर 31% लोग ये दिखा रहे तो इसमें कुछ तो गलती है। इसके लिए आपका नजरिया हो सकता है ना सर। छोटे भाई की भूमिका में रहते हुए भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बीजेपी की तरफ से एकनाथ शिंदे को दी गई है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। खैर, मैं आगे बढ़ रही हूँ। महाराष्ट्र में महिला वोट किस पार्टी या किस गठबंधन को पड़ा है? एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं और वो ये बता रहे हैं कि महिला वोटों के मामले में महायुति ने बाजी मार ली है। महायुति के खाते में 50% महिलाओं का वोट गया है। एक मुश्त 50% महिला वोटर महायुति के पक्ष में वोट कर आई हैं और कांग्रेस गठबंधन मतलब महाविकास आघाड़ी के पक्ष में 36% ही महिला वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 14% महिला वोट जा सकता है। तो ये महाराष्ट्र का एग्जिट पोल है, एक्सिस माई इंडिया के आंकड़े हैं और किसका वोट किसे। पुरुषों के मामले में भी आपको बता देते हैं कि पुरुष और महिला जो महायुति है 46% पुरुष और महिलाओं के मामले में यहां पर महायुति को ज्यादा फायदा मिल रहा है क्योंकि 50% महिला वोटर्स ने महायुति को चुना है। वहीं अगर महाविकास आघाड़ी की बात की जाए तो यहां पर पुरुषों की संख्या महिलाओं के मुकाबले ज्यादा है क्योंकि महाविकास आघाड़ी को 38% पुरुष वोटर और महिला वोटर 36% हैं जो महाविकास आघाड़ी को वोट दे रहे हैं। आइए जरा जल्दी से मेहमानों का रुख कर लेते हैं। तो ये तो सीधे सीधे जो लाडकी बहन योजना है, गोपाल जी चल गई योजना, दाव चल गया, महिला बहनों का आशीर्वाद मिल गया। देखिए, यह बड़ा हार्टिंग है कि महिलाओं का इतना सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी एनडीए ग्रुप को मिल रहा है। लेकिन कल आप गयाना में प्रधानमंत्री जी के भाषण को अगर आप सुनेंगे, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि पिछले 11 साल के हमारे केंद्र के शासन में महिलाओं के लिए जितनी सारी स्कीम्स भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाई है, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, स्वच्छ भारत अभियान है, स्टैंड अप इंडिया है, मकानों का महिलाओं के नाम पे ही रजिस्ट्री करना, प्रधानमंत्री आवास योजना का, और पॉलिटिक्स में ये इलेक्शन में संसद में 33% इलेक्शन में महिलाओं के रिजर्वेशन की बात है, इवन मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक की बात है। तो पूरी तरह से चाहे उनको स्थान देना उसमें जो गोपाल जी वैसे आपकी बातों में एक विरोधाभास नजर नहीं आ रहा है? मतलब महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव हुआ जहां पर केंद्र सरकार और उसकी योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड सामने आना था, वहां तो महायुति जो है सर वो 17 में ही सिमट गई और 30 सीटें जो है वो महाविकास आघाड़ी के खाते में चली गई। अब यहाँ पर महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो रहा है सर, और थोड़ा सा श्रेय जो है वो एकनाथ शिंदे सरकार को भी दीजिए ना सर। लाडकी बहन योजना को लेकर मैं सवाल पूछ रही हूँ और आप जो है वो केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, केंद्र सरकार की योजनाओं का अमल करने का काम भी राज्य सरकार को होता है, लेकिन जो ड्यू है सर वो तो दीजिए ना। ये लाडकी बहन योजना यही महेश जी भारी पड़ रही है महाविकास आघाड़ी को। तो वहां एग्जिट पोल के आंकड़े और उसी को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आपको बता दें कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं वो बार बार इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि कल महाराष्ट्र का जब नतीजा आएगा तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति की सरकार बनने जा रही है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो महिला वोटर, क्योंकि एक मुश्त 50% महिला वोटर्स जो है एग्जिट पोल का आंकड़ा ये कह रहा है कि महायुति के पक्ष में वोट करती हुई नजर आ रही है। जहां आपने चर्चा को छोड़ा था, महेश जी का रुख करेंगे। ये लाडकी बहन योजना यही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है महाविकास आघाड़ी को। हालांकि वादा तो आप लोगों की तरफ से भी किया गया, 3000 रुपए देने का शायद वादा किया ना आपने, सीधे डबल राशि कर देंगे। देखिए, ये अगेन उधर ही आता है, ये एग्जिट पोल अगर सच है तो, अगर पिछले वक्त के जैसे अगर ये गलत निकले तो इस चर्चा को कुछ मतलब ही नहीं रहता। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि 100% महिलाओं ने, 100% महिलाओं ने उन्हें वोट नहीं दिया है। ये एग्जिट पोल की 50% है, हमें भी 36% महिलाओं के वोट ये दिखा रहे हैं।
तो इसका मतलब ही ये है कि महिलाओं के लिए सिर्फ 1500 रुपए देकर क्या आप उनकी सब समस्याएं का हल कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी सुरक्षितता का क्या, उसके बारे में कौन सोचेगा? आप देखिए, महाराष्ट्र में 2 साल में 67,000 से ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार के केसेस दर्ज हुए। 64,000 महिलाएं 2 साल में बेलापता हुई है। इस बारे में कौन सोचेगा? और जिस घर में ये महिलाएं रहती है, उस घर में क्या महंगाई से वो महिलाएं, वो समस्या से वो परेशान नहीं है? क्या उनके बेटे, उनके लड़के, उनकी बेटियां, क्या वो बेरोजगारी से परेशान नहीं है? तो महिलाएं सिर्फ 1500 रुपए मिल रहे हैं, इसके लिए इनको मतदान करेगी? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। गोपाल जी, महंगाई और बेरोजगारी, ये मुद्दे जो हैं वो महायुति की जीत का सबसे बड़ा रोड़ा बनने वाले हैं। महेश जी को सुन रहे हैं आप, जवाब दीजिए सर। देखिए, महंगाई अपने आप में महत्वपूर्ण चैलेंज है भारत के लिए। मैं इसको डिनाई नहीं करता, आर्थिक विषयों को मैं समझता हूँ जी। लेकिन आरबीआई के गवर्नर ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि हम पूरी तरह फोकस करें। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लेकिन जो महंगाई के आंकड़े हैं वो 4 से 6% के बीच में जो उसका रेंज है आरबीआई ने डिसाइड किया, उसके अंतर्गत है। फूड इन्फ्लेशन या एग्रीकल्चर लेवल पे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का होता है वो केवल इस सीजन में थोड़ा होता है, उसको सरकार कंट्रोल करिए। बात यह है कि चैलेंज को किस तरह सरकार मीट आउट करती है, जनता देखती है। एम्प्लॉयमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे डेवलप कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को कहाँ ले जा रहे हैं, तो ये दोनों चैलेंजेस हैं। चैलेंज होने का मतलब ये नहीं है कि सरकार गलत परफॉर्म कर रही है। चैलेंज को लोग देखते हैं, उन चैलेंजेस को, चुनौतियों को सरकार कैसे मीट आउट कर रही है। या आज के समय में वोटर इतना समझदार है, ये अपोजिशन को समझ ही नहीं आ रहा। वो सोच रहे झूठ नैरेटिव क्रिएट कर देंगे। जो सामने दिख रहा है, देश का विकास दिख रहा है, ग्लोबल लेवल पे इतना उसका रिकॉग्निशन दिख रहा है, अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, किस तरह से समाज में जन कल्याणकारी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये सब दिख रहे हैं। इसी का फल है ये जो जवाब मैं जवाब महेश जी, गोपाल जी ने देखिए बहुत ही बेबाक तरीके से कहा है कि ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं है, लेकिन वोटर किस नजरिए से देख रहा है कि कौन सा वो राजनीतिक दल है जो इन समस्याओं का समाधान देने के लिए समर्पित अंदाज में कार्य कर रहा है। इतनी समझ वोटर को है। महंगाई समस्या है, वो कह रहे हैं, बेरोजगारी भी समस्या है, लेकिन इसका समाधान कौन कर सकता है? और इस मामले में वोटर महायुति पर ही भरोसा कर रहा है। वो कह रहे हैं कि फॉल्स नैरेटिव विपक्ष का चल गया 2024 लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में, लेकिन इस बार भ्रम का भंडाफोड़ कर दिया है महायुति ने, महाविकास आघाड़ी ने। महेश जी, रोमाना जी, ये जिस प्रधानमंत्री जी की ये बात कर रहे हैं, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये कहकर 2014 में सत्ता में आए थे कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 10 साल, अभी 11वां साल चल रहा है, लोगों ने देखा उन्होंने महंगाई कम नहीं की। 2014 से आज तक उन्होंने कहा था, 2014 को सत्ता में उन्होंने और एक नारा दिया था। महेश जी आप ही अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, लेकिन क्योंकि आप इतना 2014 में चले गए सर और फिर सीधे 2024 में आ गए, तो सर इतने एमनीजिया के शिकार मत होइए ना सर। बीच में किस तरीके से दुनिया में वो ऐसी महामारी जो सदियों में एक बार आती है, कोरोना जैसी महामारी दुनिया ने देखी, दुनिया ने एक के बाद एक युद्ध देखे, और बावजूद दुनिया की वैश्विक अर्थव्यवस्था जिस गर्त में है सर, हिंदुस्तान जो है वो चमकते हुए सितारे के तौर पर नजर आता है। हिंदुस्तान जो है वो तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में उसका शुमार होता है, और हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं सर। आप तो बिल्कुल एक तरह से पानी फेरने का काम करते हैं ना। इसी को गोपाल जी कह रहे थे कि साहब ये भ्रम, ये फॉल्स नैरेटिव जिसका भंडाफोड़ हो गया सर, ये काट की हांडी नहीं चढ़ने वाली इस बार, बीजेपी यही तो कह रही है। आइए महेश जी, आइए। रोमाना जी, आप सुनेंगे कि नहीं? मुझे भी बात करनी दीजिए, जितनी सारी बातें आपने रखी, मुझे प्लीज उसका जवाब देने दीजिए। ठीक है जी। अभी हम सत्ता में थे महाराष्ट्र में, तभी कोरोना यहाँ पर आया था, आपने देख लिया तभी क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी ये मैं मानता हूँ, इसके बारे में कोई राय नहीं है दो बार। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर महंगाई ये कम नहीं कर सके तो वो है, आज भी है। ये बेरोजगारी कम नहीं कर सके, आज भी है। 2019-2020 में आया कोरोना, 2014 से 2020 तक 6 साल सत्ता में रहे। क्या इन्होंने 2 करोड़ रोजगार सालाना दिए? ये पहली बात। क्या उन्होंने 2020 तक महंगाई कम की थी? नहीं की थी। आप पोस्ट कोविड की बात करें, कोविड खत्म होके अभी 2-3 साल हो गए, अब भी ये महंगाई थोड़ी भी कम हुई नहीं हुई, बेरोजगारी कम हुई नहीं हुई। और फॉल्स नैरेटिव की जो आप बात करिए या बीजेपी बात करिए, आप मुझे बताइए, अब भी 4 महीने पहले लोकसभा के इलेक्शन हुए,
अगर इन्होंने इतना विकास किया है, अगर ये इनको लोगों को भरोसा है कि महंगाई सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कम कर सकते हैं, अगर इनको लगता है कि बेरोजगारी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कम कर सकते हैं, तो अभी 4 महीने पहले हुए लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में इनको इतनी कम संख्या में लोगों ने वोट्स क्यों दिए, इतने कम सीटें इनकी क्यों आई? जो नरेंद्र मोदी जी 400 पार की बात कर रहे थे, जो 370 की बात कर रहे थे, उन्हें 240 और 290 वो नहीं हासिल कर पाया एनडीए, और अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भी बीजेपी हासिल नहीं कर पाई। लेकिन ये भी तो हकीकत है ना सर कि इंडिया गठबंधन जितनी कुल मिलाकर सारे इंडिया गठबंधन के दलों की सीटें आई 234 आई शायद आप लोगों की, उससे ज्यादा 240 तो बीजेपी अपने बूते पर ले आई। और सर एनडीए जो है इस वक्त केंद्र में उसी की सरकार है सर, 290 से ज्यादा जो सीटें हैं वो इस वक्त एनडीए के साथ ही है। अब मेरा सवाल ये है सर कि आपने अभी क्योंकि महाराष्ट्र और लोकसभा चुनाव का जिक्र किया, तो उसी को लेकर तो बीजेपी ये कहती है ना सर कि उसी लोकसभा चुनाव में तो संविधान खतरे में, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इसी को तो बीजेपी कहती है कि ये झूठ था, ये नैरेटिव था। इसी को तो वो कह रहे हैं कि हमने इस भ्रम का भंडाफोड़ कर दिया। वो ना बटेंगे ना कटेंगे वाला नारा इसी क्रम में तो बीजेपी कह रही है ना कि हमने दिया कि एक है तो सेफ है। इस पर मैं आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा सर। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों को लेकर वो जो दावों का दौर जारी है ना, एनसीपी शरद गुज के ही नेता है महेश तापसे दावा कर रहे हैं महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को 160 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। साथ ही उन्होंने अजीत पवार के पोस्टर पर भी तंज कसा है। महेश तापसे को सुनिए। शरद पवार की पार्टी से महेश तपासे जी हमारे साथ हैं। तपासे जी, परिणाम को अभी वक्त है, लेकिन आप लोगों में हलचल देखने मिल रही है, लगातार बैठकें हो रही हैं, इसका क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, परिणाम कल आने वाले हैं, लेकिन हमें आज से पता है कि हमारी सरकार आने वाली है और ये नतीजा महाराष्ट्र की जनता पहले ही दे चुकी है और 165-170 सीटों लेके हम सरकार बनाएंगे। तो राज जी कह रहे हैं कि हम तैयार हैं सरकार बनाने के लिए, छोटी छोटी पार्टियों को भी अपने साथ में लेंगे, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो भी हिंदुस्तान का संविधान का रक्षण करने के दृष्टिकोण से साथ में आना चाहते हैं उसको हम खुले हाथों से खुले उससे वेलकम करेंगे। क्या कहेंगे, नाना पटोले हो, उद्धव ठाकरे हो, वो अपने कार्यकर्ता और उम्मीदवारों से कह रहे हैं कि आप लोग जो जहां काउंटिंग बूथ होगा उस पर ज्यादा ध्यान दें। क्यों ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ रही है महाविकास आघाड़ी को? क्योंकि बहुत से काउंटिंग सेंटर में कुछ गड़बड़ी हुई है। हमने पूरे देश में देखा है कि इस प्रकार से कहीं से दबाव आता है, कहीं से फोन आता है कलेक्टर को, ऐसा बहुत सारी चीजें होती है। तो हम इतना ही कह रहे हैं कि फेयर हो। क्या कहेंगे, रिजल्ट आने में वक्त है, बारामती, पुणे, हर जगह अजित पवार के भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर्स भी लगे हैं। भावी मुख्यमंत्री के नाम के उनके पोस्टर मेरे ख्याल से 20 साल से मैं देख रहा हूँ, तो भावी रहने वाले हैं शायद वो। सीएम चेहरे को लेकर कोई डिस्कशन? सीएम चेहरे को लेकर कोई डिस्कशन नहीं है। अभी सीएम का चेहरा हमारा कॉमन मैन ही है, क्योंकि हमारी सरकार ही कॉमन मैन की है और कॉमन मैन के लिए काम करने वाली है। तो सीएम का चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है, महाराष्ट्र की जनता ने हम पर विश्वास दिखाया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एनसीपी शरद गुज के नेता थे महेश तपासे, और आप इनको सुन रहे थे किस तरीके से चुटकी ली इन्होंने अजीत पवार के। वो जो बारामती पुणे में पोस्टर्स लगे भावी मुख्यमंत्री वाले, कह रहे हैं पिछले 2 दशकों से तो मैं ही देख रहा हूँ भावी मुख्यमंत्री, मतलब वो सीएम इन वेटिंग। महाराष्ट्र की राजनीति में अगर किसी के लिए कहा जाता है तो इन्हीं अजीत पवार के लिए ही कहा जाता है। तो उन पोस्टर्स पर चुटकी लेते हुए और जीत का महाविकास आघाड़ी का बड़ा दावा महेश तपासे की तरफ से किया जा रहा है। 160 का वो नंबर दे रहे हैं। जरा हम रुक कर लेते हैं, राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, गोपाल जी का मैं रुक करूंगी। गोपाल जी, वैसे ये 160 और इसमें एक बड़ी सहमति सी, समन्वय सा नजर आ रहा है मुझे सभी महाविकास आघाड़ी के दलों में, क्योंकि कल यही नंबर था 160 से 165, अगर मैं गलत नहीं हूं। संजय राउत की तरफ से भी यही नंबर दिया जा रहा था और अब महेश तपासे को भी हम सुन रहे हैं, वो भी 160 वाला नंबर दे रहे हैं, मतलब 145 जो बहुमत का जादुई आंकड़ा, उसके पार। ये कॉन्फिडेंस महाविकास आघाड़ी में आपको क्या लगता है कहां से आ रहा है? ये कॉन्फिडेंस नहीं है, यह एक तरीके से सच्चाई को आंख बंद करके, कबूतर जैसे आंख बंद कर लेता है, बिल्ली आई नहीं चली गई। अरे हरियाणा में यही किया। अभी 2024 की आप बात कर रहे थे, उसमें ये शोर मचा रहे थे कि हम सरकार बना रहे हैं, 100 से भी पार नहीं आंकड़ा कांग्रेस पार कर पाई। तो अल्टीमेटली देखिए, अहंकार भी अपोजिशन का जो है, अनफाउंडेड अहंकार, अगर कोई बेस है तो आपका स्वाभिमान है, अगर कोई बेस नहीं है तो अनफाउंडेड है। अभी ये कह रहे थे कि इन्फ्लेशन हमारे समय में कम था और अब ज़्यादा हो गया। अरे उस समय 10 के ऊपर इन्फ्लेशन था, आज 5 और 6 के बीच में इन्फ्लेशन है। जिस तरह से जीडीपी ग्रोथ रेट थी, जिस तरह से महंगाई दर है, 25 करोड़ लोगों को पिछले 4-5 साल में गरीबी रेखा से बाहर निकालने में हम सफल हुए हैं। ये ग्राउंड रियलिटी को कैसे झुटला सकते हो आप?
25 करोड़ लोगों को कैसे हमने गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया इन 4-5 साल में। ठीक है। जो एम्प्लॉयमेंट रेट आपका डेटा बताता है, NSSO का डेटा सब बताता है कि एम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है। चलिए सर, चलते चलते आपका अपना आकलन, पार्टी के भीतर आकलन क्या किया जा रहा है सर? 288 में से कितनी सीटें महायुति को? नहीं, देखिए, हमारे हिसाब से हमारी सभी जगह, और हम तो प्रदेश में भी जहां भी बाई इलेक्शन हुए, भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार है, दोनों प्रदेश में, झारखंड और महाराष्ट्र में बनने वाली है। सामूहिक रूप से हम आगे काम करेंगे, देश के विकास में नंबर काम देंगे सर करेंगे, कोई? और प्रदेशों में नंबर कोई देंगे सर? नंबर देंगे कोई? नहीं, नंबर तो अब कल पता चलेगा। हम स्पेकुलेट नंबर में नहीं करेंगे, हम सरकार बनाएंगे, इस बात पे हम ठीक पक्के है। हैं। महेश जी, आप वही 160-165 वाला नंबर महाविकास आघाड़ी के नेताओं की तरफ से जो कहा जा रहा है उसी के साथ स्टिक करेंगे सर? बिल्कुल, हमें बहुमत मिलेगा, हमारी सरकार महाराष्ट्र में बनेगी और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये क्योंकि जो देखिए पोलस्टर एजेंसी जो देती है उससे ज्यादा हमें फीडबैक जो जनता से मिलता है। चलिए सर, इंतजार कर लेते हैं। बस कल नतीजों का दिन है, 24 घंटे से भी अब तो कहा जाना चाहिए कि कम समय रह गया है, तस्वीर साफ हो चुकी होगी। कल नतीजों के दिन एक बार फिर से उम्मीद करते हैं आपसे मुलाकात होगी और फिर देख लेंगे किसके दावे में कितना दम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले एक तस्वीर सामने आई है। महायुति के नेता तिरुपति मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री आपको नजर आ रहे हैं यहां पर। महायुति के नेता देखिए पहुंच रहे हैं यहां पर मंदिर में दर्शन करने के लिए। श्रीकांत शिंदे इसमें नजर आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। इसके अलावा आपको यहां संजय निरुपम भी पहुंचे हैं, वो भी आपको यहां पर नजर आएंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।